बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है हमारे अर्थ प्लैनेट पे, उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, व्हाई वी हैव टू कंजर्व और बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, आप जानते हैं जिस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, सबसे लास्ट में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। होमो सैपियंस इवॉल्व अबाउट 70,000 to 1 लाख ईयर एगो। तब तक तमाम सारी वनस्पतियां और जंतु बन चुके हैं। प्रकृति ने मानव को लास्ट में क्रिएट किया, काफ़ी अच्छा ब्रेन दिया, नॉलेज दिया, इसलिए कि हम जैव विविधता को संरक्षित करें। अपना डेवलपमेंट तो करें, लेकिन जैव विविधता को सुरक्षित रखें ताकि हमारे अर्थ प्लैनेट पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है, वो बना रहे। लेकिन पिछले लेक्चर में आपने देखा कि ह्यूमन की एक्टिविटी से बहुत सारे वन्य जीव समाप्त हो गए, जिससे हमारे पर्यावरण में एक असंतुलन पैदा हो गया। तो निश्चित रूप से यह ज़रूरत है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, लेकिन फिर यही प्रश्न उठता है, लोगों को कैसे समझाया जाए कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पे 3 एस्पेक्ट हम रखने की कोशिश करेंगे कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। तो पहला एस्पेक्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन और थर्ड है इथिकल। तो बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व फॉर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सो नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा एस्पेक्ट है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड तीसरा है इथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन, जैसे अगर कोई चीज, कोई काम हम केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो समाज में होता है कि नैरो माइंडेड है। एक है कि पूरे समाज की भलाई के लिए, पूरे विश्व की भलाई के लिए कोई काम करे तो ब्रॉड, उसकी बात करिए कि ब्रॉड माइंडेड है। तो यहाँ भी जस्ट वैसे ही है। नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब कि हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना है कि बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अब आप सोचें, ये अनाज, पल्सेस, मसाले, फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ये खाने की चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री है, वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के द्वारा, गार्डनिंग के द्वारा हम इसको उगाते हैं। लेकिन जरा आप सोचें कि जब इंसान जंगलों में था और वहाँ से निकल करके कुछ पौधों को, कुछ एनिमल को सेलेक्ट करके लेकर के नदियों समुद्र के किनारे बसा, खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा। लेकिन जब इंसान खुद जंगल में था तो ये पौधे भी और ये जंतु भी, जो आज हम डोमेस्टिक एनिमल रखे हैं, जो क्रॉप उगा रहे हैं, वो भी तो वाइल्ड लाइफ थे, वो भी बायोडाइवर्सिटी के हिस्से थे। और उस समय के लोगों ने उनको सेलेक्ट किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में उसको यूज किया, और हर साल अब प्रोपेगेट करके हम भोजन लेते हैं और उनको प्रोपेगेट करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बना रहे। अगर वो उस समय नहीं रहते ये बायोडाइवर्सिटी, तो हमें भोजन, मसाले, फल, फूल, सब्जियां, दाल, ये कहाँ से मिलते? तो निश्चित रूप से ये भी बायोडाइवर्सिटी के हिस्से हैं। हमें बड़े पैमाने पे सीरियल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये तमाम सारे आइटम्स जो मिलते हैं वो बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, इसलिए इनको कंजर्व करना है। सेकेंडली, हमें टिम्बर, रेजिन, गम्स, परफ्यूम,
फोडर ये जो हमें जंगल से मिलते हैं, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना है। इसके अलावा हमारे मेडिकल स्टोर में 25% दवाइयाँ प्लांट से डिराइव्ड हैं, मेडिसिनल प्लांट से बनाई जाती हैं। आज पूरे दुनिया में 25,000 स्पीसीज, 25,000 स्पीसीज प्लांट, मेडिसिनल प्लांट की यूज हो रही है मेडिसिन के रूप में तमाम सारे रोगों के इलाज में। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में वैदिक काल से ही आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट रहा है और आयुर्वेद में औषधियों को, जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जा रहा है। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो हिमालय के बेल्ट में, तमाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और सारे इलाके में, जंगलों में हैं। उनको जानने और पहचानने की जरूरत है। जब उनको हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मानव की भलाई के लिए। बायो पर्सपेक्टिव में तमाम सारी वेराइटी, तमाम सारी बायोडायवर्सिटी की स्पीसीज ऐसी हैं जिनको मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे पहचान करके उनकी यूटिलिटी को आइडेंटिफाई करके वी कैन हेल्प फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सस्टेनेबल मैनर। ये तो रहा नैनो यूटिलिटेरियन कि हमें इन्हें डायरेक्ट, हमको इनसे प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन। अगर ब्रॉड यूटिलिटेरियन आप देखें तो जितने भी ये वनस्पतियां हैं, ये वन्य जीव हैं, बड़े पैमाने पे इकोलॉजिकल, डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर आप देखें तो ये जितने भी पौधे हैं ये सनलाइट को लेते हैं, सनलाइट को लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, जमीन से वाटर लेते हैं और मिनरल लेते हैं और ले करके ये क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और इसके अलावा यह जो है ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है, उसको ले करके और ऑक्सीजन देते हैं तथा ये फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इसका मतलब हमें भोजन और ऑक्सीजन दोनों इन्हीं पौधों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, जंगलों से मिलता है। आज अमेजोनियन, ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, उसको प्रकृति का लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन, पूरे ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन का 20% अकेले देता है। ये सारी वनस्पतियां ऑक्सीजन दे रही हैं। अगर इनकी कीमत का अंदाजा लगाएं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का कीमत जान लें और कितने टन पर ईयर ऑक्सीजन दे रहे हैं पौधे, इनकी कीमत का पता लगा सकते हैं। अगर ये वन नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो हम कहाँ से ऑक्सीजन बनाएंगे इतना? भोजन तो हमें दिन भर में 3 बार खाना है, लेकिन ऑक्सीजन तो हर मिनट लेना है। 1 मिनट में 15 बार ऑक्सीजन लेना है, सांस लेना है अपने जीवित रहने के लिए, तमाम सारी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए। तो इन वन्य जीवों का रहना जरूरी है ताकि प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, प्रकृति में भोजन तैयार होता रहे। और इतना ही नहीं, ये पौधे वाटर को लेते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यूज करते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। और वाटर वेपर जब रिलीज करते हैं तो यही क्लाउड में बदलता है और क्लाउड में बदल करके फिर रेन कराता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। जैसे बरसात हुई तो पानी चलाया जमीन पे, कुछ सिंक करके ग्राउंड में चला गया और ये अपनी जगहों से उस ग्राउंड में पानी, अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। और इसके अलावा वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और रेन कराते हैं, बरसात कराते हैं, फिर वो पानी जमीन पे आ जाता है। तो इस तरह से जंगल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये जंगल पेड़ पौधे तमाम सारे वन्य जंतुओं को आश्रय दिए हुए हैं। कीट पतंगे, पक्षियां, मैमल सब इनसे भोजन लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तमाम सारे एनिमल। इसके अलावा ये
मिटिगेट करते हैं टेम्परेचर को। आप गर्मी के दिन में रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बड़ा सा वृक्ष मिल गया, बरगद का, आम का, पीपल का, आप वहाँ थोड़ा देर के लिए विश्राम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ये पेड़ पौधे टेम्परेचर को कम कर देते हैं अपने नीचे। अगर हम उतना टेम्परेचर कम करने के लिए अपने रूम में व्यवस्था करें तो एसी लगाना होगा और ढेर सारी बिजली, ढेर सारे पैसे खर्च करने होंगे। और ये फ्री ऑफ कास्ट ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, भोजन बना के दे रहे हैं, वाटर वेपर रिलीज कर रहे हैं, उससे फिर रेन हो रहा है। इसके अलावा इनकी जगह जो जमीन है उनको बांधे रहती है, मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। इसके अलावा ये जो है पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां जब जमीन पे आती हैं, सड़ती हैं, फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में बना होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, फिर दूसरे नए पौधे वहाँ उग जाते हैं। इस तरह से ये जो हमारे वन हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें भोजन भी देते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को मिटिगेट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन बनाए रखते हैं, पॉल्यूशन फ्री बनाए रखते हैं और बहुत सारे जीवों को आश्रय दिए हुए हैं। इसलिए इनको सुरक्षित करने की, इनको बचाने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कोस्टांजा ने एस्टिमेट किया कि वर्ल्ड का एनुअल ग्रास प्रोडक्टिविटी कितना है, 18 ट्रिलियन, लेकिन बायोडाइवर्सिटी की एनुअल ग्रास प्रोडक्टिविटी जो है 33 ट्रिलियन डॉलर है। कैसे? कितने का ये सॉइल इरोजन रोकते हैं, कितने का ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, कितना सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कितना बरसात करा रहे हैं, ये सारी कीमत जो है तो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनका ग्रास एनुअल प्रोडक्टिविटी होगा, जो पूरे विश्व के ग्रास प्रोडक्टिविटी से 2 गुना, लगभग 2 गुना के बराबर है। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। इसके अलावा आप सोचें, बहुत सारे वन्य जीव हमारे एम्यूजमेंट के लिए, लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, रिक्रिएशन होता है। सुबह सुबह आपको बर्ड की आवाज़, चहचहाट, बुलबुल की आवाज़, कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, मन खुश हो जाता है। फ्लावर लगे हुए हैं, उनके फ्रेग्रेंस, उसके सुगंध से मन खुश हो जाता है। अलग अलग तरह के फ्लावर हैं, उनको देख के, चिड़ियों को देख कर, उनकी आवाज़ को देख करके। बहुत पहले जो हेन है, कॉक है, मुर्गे, उनकी आवाज़ से, चिड़ियों की चहचहाट से लोग उठ जाते थे, अपनी दिनचर्या में सुबह सुबह लग जाते। तो एक तरह से ये जो है वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं बड़े लेवल पे, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट है इथिकल। इथिकल का मतलब मोरलिटी। हर इंसान में एक मोरल वैल्यू, इथिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे कोई अननेसेसरी किसी को सता रहा है, किसी कुछ बोल रहा है, तो एक एथिकल पर्सन क्या करेगा, कहे क्यों उसको अननेसेसरी सता रहे हो, क्यों उसको डांट रहे हो। वैसे ये वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, इनको अननेसेसरी काटना, इनको तोड़ना, इनको नुकसान करना, यह अनएथिकल है। तो एक हमारा फिलोसॉफिकल, एक स्पिरिचुअल और इथिकल वैल्यू, एक मोरल वैल्यू होना चाहिए हमारे अंदर, जो इनको अननेसेसरी नुकसान करने से रोके अपने आप को। हम इनकी सुरक्षा करें। क्यों सुरक्षा करें? बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हमारे रिलीजन से, एथिक्स से जुटे हुए हैं। नीम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखती है और ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। गांव में लोग गर्मी के दिन में हर घर से पानी ले जाएंगे, नीम को देते हैं। क्यों? कि नीम को पानी मिलेगा, ऑक्सीजन देगा, शीतलता देगा, एंटीबायोटिक औषधियाँ देगा। तुलसी को पानी देते हैं क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। पीपल को पानी देते हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उसमें बहुत सारे एनिमल को देवी देवताओं के वाहन के रूप में, उनकी सवारी के रूप में जोड़ा गया है। क्यों? उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के अंदर एक एथिक्स भरने के लिए, कंसर्न भरने के लिए शेर, गॉडेस दुर्गा की सवारी माना गया है। क्यों? उनको बचाने के लिए कि ये जो है हमारे वन्य जीव हमारे लिए, प्रकृति के लिए जरूरी है, हमारे सेहत के लिए जरूरी है। लॉर्ड शिवा के गले में देखिए स्नेक भी होता है और बैल उनकी सवारी है, इनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही हर एक देवी देवता से, किसी न किसी एनिमल से, विष्णु को गरुड़ की सवारी,
गणेश जी को रैत की सवारी। अलग अलग देवता के लिए जोड़ा गया है। अब देवता को इसलिए जोड़ा गया कि लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, उतने ज्ञानी नहीं थे, उतनी जानकारी नहीं थी, पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको एक एथिक्स से जोड़ दिया गया, एक रिलीजियन, एक स्पिरिचुअल वैल्यू से जोड़ दिया गया कि ताकि उनका नुकसान ना करें, उनको बचाएं। क्योंकि हमारे पर्यावरण में इकोसिस्टम में डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि बहुत पहले खेतों में, गन्ने के खेत में, फसलों में चूहे कम लगते थे, क्योंकि पहले नेवले होते थे, वो चूहे को के प्रीडेटर थे, उनको कंट्रोल करते थे। नेवले को जब खत्म किया लोगों ने तो चूहे की संख्या बढ़ गई, क्रॉप को नुकसान करने लगे। ऐसे ही जंगल में सारी शेर खत्म हो जाए, टाइगर लाइन खत्म हो जाए तो डियर की संख्या बढ़ जाएगी और इतने जंगल के घास को खत्म कर देंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि डियर ही नहीं बचेंगे, प्रीडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कीट हैं, पतंगे हैं, बटरफ्लाई हैं, बी हैं, मॉथ हैं, वो हमारी फसलों में, फूलों में पॉलिनेशन कराती हैं। एक फूल से दूसरे फूल पे जब घूमते हैं तो रेंगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं और पॉलिनेशन होता है, तब जाके फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं। और ये कीट पतंगे नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि सूर्यमुखी का क्रॉप लगाया था किसानों ने, लेकिन उसके पहले पेस्टिसाइड यूज करके इतना ज़्यादा इंसेक्ट को ख़त्म कर लिया था कि यूजफुल इंसेक्ट भी ख़त्म हो गए थे, कम हो गए थे, तो सूर्यमुखी में सीड नहीं बना। जब ये बात कृषि वैज्ञानिकों के पास गई, उन्होंने अनुसंधान किया, देखा तो पता लगा इनमें तो पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, पॉलिनेटर की संख्या कम हो गई, यानी बीज बम्बल बीज की संख्या कम हो गई। वो जब उस पर मूव ही नहीं करेंगे, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ही नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फॉर्मुलेशन में सीड नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हर एक फ्लावर पे आप कॉटन का कपड़ा लेके इसे घुमा दीजिए ताकि किनारे के जो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन बीच वाले फीमेल फ्लावर पे आ जाए और पॉलिनेशन हो जाए, तब सीड बनेगा। आप सोचिए कितना महंगा पड़ गया एक ही पौधे के फ्लावर को पकड़ के उस पर घुमाना, जो काम इंसेक्ट फ्री आप कास्ट करते थे। तो इन इंसेक्ट का हनी बी, बीज, इनका बटरफ्लाई का भी होना जरूरी है। ये हमें रिक्रिएशन, एम्यूजमेंट देते हैं, मन को सुकून पहुंचाते हैं। इसलिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। तो आशा है, उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो पसंद आएगा और इसको ज़रूर देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे का लेक्चर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।